21 जनवरी को सीएम सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र से बूथ विस्तारक योजना का शुभारंभ करेंगे। इसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया, उमा भारती भी शामिल होंगी। 20 तारीख को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी राजनगर विधानसभा के 171 नंबर बूथ पर, जो उदयपुरा मंडल के अंतर्गत आता है, उसमें रहने वाले हैं और इस अभियान का श्री गणेश करने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा उन्होंने स्वयं आप लोगों को बताया था कि 20 तारीख को उनकी व्यस्तता कमिश्नर और कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के कारण है, वो 21 तारीख से सोनकच्छ विधानसभा से शुरुआत करेंगे। मुझे लगता है कि ये अभियान दुनिया का सबसे बड़ा तो है ही, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत ही निश्चित तौर पर सीखने वाला, सिखाने वाला और आगे बढ़ाने वाला है। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश में नई शराब नीति को लेकर सियासत गर्मा गई। एक के बाद एक बीजेपी सरकार के मंत्री जहां इस पर बयान दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी उमा भारती को लगातार उनके शराबबंदी पर दिए बयान याद दिलवा रही है। इसी कड़ी में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने उमा भारती के बयान का जिक्र करते हुए एमपी सरकार पर जमकर हमला बोला। दिग्विजय सिंह ने कहा कि एमपी में अनाज महंगा है पर शराब सस्ती है। बता दें कि शराबबंदी के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने चेतावनी देते हुए खुद सड़क पर उतरने की बात कही थी। उमा भारती जी शराबबंदी करना चाहती हैं और शिवराज सिंह जी उर्फ मामा उर्फ मामू शराब और सस्ता और सरल यह करना चाहते हैं। अब ये बात दोनों में तय करनी चाहिए, क्या चाहते हैं। एक दूसरा, नर्मदा नदी के किनारे 5 किलोमीटर तक शराब नहीं बिकेगी, ये उनका कहना था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ही सारे के सारे शराब बेच रहे हैं नर्मदा किनारे। दुनिया इसी से चल रही है। आज जितने भी है होटल मैनेजमेंट देखो और बाकी टूरिस्ट और बाकी चीज़ों को देखो, तो इससे ये समझना पड़ेगा। ये ज़रूर है कि मध्य प्रदेश में जो नर्मदा के जो किनारे वाले जो हिस्सा है, उस पे इसके लिए सरकार ने कहा था कि इसको रोकना चाहिए, तो उस आधार पर प्रतिबंध लगाया है। बाकी के बारे में तो मुझे अभी नोटिस में आया नहीं है। इधर पूर्व आवासीय मंत्री और प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता राजेश मूणत ने नवा रायपुर अटल नगर में नीलामी प्रक्रिया शुरू होने के बाद कांग्रेस सरकार को घेरा। उन्होंने एनआरडीए के कामकाज के ठप हो जाने और मौजूदा प्रॉपर्टी के बैंक की ओर से कुर्क किए जाने पर सवाल खड़े किए। पूर्व मंत्री मूणत का कहना है कि प्रदेश के लिए यह दुर्भाग्यजनक है कि अब बारी बारी से हमारी विरासत नीलाम होने की ओर है। 3 साल में भूपेश सरकार की अर्जित उपलब्धियों में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। एनआरडीए भवन बैंक के हाथों में नीलामी की तरफ है। 52,000 करोड़ रुपए कर्ज लेकर भी भूपेश सरकार नए शहर को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। आखिर छत्तीसगढ़ की जनता के देखे गए नए शहर के सपनों को कुचला क्यों जा रहा है? 3 साल में जितना कर्ज ले लिया, क्या यह काफी नहीं है जब नए रायपुर के अस्तित्व को बचा सके? 51,000 करोड़ का सरकार लोन ले सकती है, लेकिन नया रायपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, नया रायपुर की बिल्डिंग को, मंत्रालय बिल्डिंग, एचओडी बिल्डिंग या वहाँ के गार्डन को ठीक करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। विज्ञापनों के नाम पर चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए पैसा है, लेकिन नए रायपुर के अंदर छोटी मोटी चीज़ों को, लोन को पटाने के लिए पैसा नहीं है। छत्तीसगढ़ की सरकार नरवा गरुआ बाड़ी, क्या विकास का मॉडल है, क्या सोच है, क्या कल्पना है। इस सरकार की कहने पर शर्म आती है। आज नया रायपुर बिका है, कल और कुछ बिकेगा। नया रायपुर की एक बिल्डिंग नहीं, ये छत्तीसगढ़ की धरोहर है, ये किसी व्यक्ति की नहीं है। सरकारें आएगी जाएगी, लेकिन छत्तीसगढ़ यहीं रहेगा। और इस छत्तीसगढ़ के विकास के काम को भारतीय जनता पार्टी ने जो आगे बढ़ाया था, आरोप प्रत्यारोप को छोड़ करके प्लानिंग के साथ में आगे बढ़े। इधर छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आई। प्रदेश में 12वीं पास करते ही अब छात्रों के पास एक व्यावसायिक हुनर भी होगा, यानी कि 12वीं के साथ अब आईटीआई की पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। और ये जानकारी समग्र शिक्षा के प्रबंध संचालक नरेंद्र दुग्गा ने दी। बता दें कि अब 12वीं की अंक सूची के साथ ही अलग से बच्चों को आईटीआई का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। करीब 124 ब्लॉक में 131 स्कूलों का चयन किया गया, जिनके 4,500 से भी ज्यादा छात्रों को इस नई योजना के तहत इनरोल किया गया।
कोरोना काल में शिक्षा एक बड़ी चुनौती है। इसके बावजूद इस चुनौती के बीच शिक्षा विभाग जो है अपने कामों में जो रणनीति है उसको बाखूबी निभाने के लिए अमली जामा पहनाने लगे हैं। और सरकारी जो घोषणा है उसके बाद जो अगर हम बात करें जो ITI का जो घोषणा हुआ था उसके बाद अब क्या स्थिति है, तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ नरेंद्र दुग्गल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहली सवाल आपसे यही है कि सरकारी घोषणा हुआ था, CM ने घोषणा किया था कि विद्यार्थी जो है 10वीं 12वीं के साथ ITI कर सकते हैं। अब तक क्या आप लोगों ने किया इसको लेकर? माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन के घोषणा के अनुरूप उनके निर्देशन में छत्तीसगढ़ राज्य के जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको पढ़ाई के साथ साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए निर्णय लिया गया था। व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने से ये फायदा है कि बच्चा 12 पास करते करते उनके पास एक व्यावसायिक डिग्री होगी जिससे कि आगे स्वरोजगार के लिए उसके लिए सुविधा होगा। हम आपसे यही जानेंगे पहले कि कितने ट्रेड है आप लोग के पास? ट्रेड के लिए जो वहाँ के ITI हैं, पास का स्कूल के पास के ITI में जो ट्रेड चल रहे हैं उनके साथ हम लोग समन्वय करते हैं और बच्चे से एक ऑप्शन लेते हैं कि बच्चा देख के बताता है कि वो किस ओर उसका रुचि है। इसके लिए आप लोग कैसे चयन प्रक्रिया कर रहे हैं और कितने स्कूल का चयन किए आप लोगों ने, कितने ब्लॉक में? अभी 124 ब्लॉक में 131 स्कूलों का चयन किया गया है। वहाँ के बच्चे लोग अभी ट्रेनिंग, पढ़ाई के साथ साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो देखिए, ये पढ़ाई के साथ साथ जो विद्यार्थी हैं रोजगार के लिए भी तैयार हो, इसके लिए जो है रोजगार उन्मुखी जो शिक्षा है इसके तहत जो है ITI के जो व्यवस्था की गई है और इसमें विद्यार्थी जो हैं उनके चयन भी कर लिए गए हैं और कुछ दिनों में ये रिजल्ट भी देखने को मिलेगा कि जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई के साथ रोजगार सीख रहे हैं उसका असर कितना आता है। इसके साथ ही कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी है। प्रदेश में अब तक करीब 55% बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है। वहीं वैक्सीन को लेकर बच्चों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। ऐसे ही एक वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगवाने आए बच्चों ने कहा कि टीका लगवाने का इंतजार अब खत्म हुआ। साथ ही सभी से अपील भी उसने की कि अपनी बारी में टीका आप जरूर लगवाएं। बच्चों को वैक्सीनेशन, अभी हम लोग जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है जब से वैक्सीनेशन चालू हुआ है तब से वैक्सीनेशन में थोड़ी सी गिरावट तो आई है कि जो संख्या हम लोग पहले जो देख रहे थे उस हिसाब से आज जो हमारा सेंटर आप देख पा रहे हो खाली सा ही सेंटर है और निश्चित रूप से काफ़ी सारे बच्चों को वैक्सीनेशन हो चुका है क्योंकि टीमें स्कूलों में जाके वैक्सीन कर चुकी हैं। लेकिन फिर भी अभी हमको टारगेट अचीव करने में अभी समय है, इसलिए मेरा आग्रह है कि जो भी बच्चे छूटे हुए हैं 15 से 18 आयु वर्ग के, वो निश्चित रूप से आएँ और निसंकोच बिना डरे हुए आके वैक्सीनेशन करवाएं। हम लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि वैक्सीन कब लगेगा और आज हम लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया है। कोरोना के जंग में वैक्सीनेशन बड़ा हथियार है। हम अपने बारी के हिसाब से आके अपना वैक्सीनेशन लगवाए हैं। आप भी आइए, आप भी लगवाइए। और इस बीच मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई। MP के लिए 239.72 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। NH 752B के निर्माण के लिए इस राशि की स्वीकृति दी गई है। तो जीरापुर सुसनेर MP राजस्थान बॉर्डर रोड का निर्माण यहां पर किया जाएगा। तो MP को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात, बड़ा तोहफा। तो इसी के मद्देनजर यहां पर नितिन गडकरी की ओर से ट्वीट भी किया गया है, वो भी हम आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है मध्य प्रदेश राज्य में NH 752B के जीरापुर सुसनेर मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर रोड के जीरापुर बाईपास समेत खंड को 2 लेन पेव्ड शोल्डर के साथ में पुनर्वास एवं उन्नयन के लिए 239.72 करोड़ बजट के साथ स्वीकृति दी गई। तो मध्य प्रदेश के लिहाज से एक अच्छी खबर और बड़ी खबर। तो MP को केंद्र सरकार की एक बड़ी सौगात यहां पर दी गई। इधर धमतरी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पंचायतों में उपचुनाव के तहत कल मतदान होगा। पोलिंग बूथों के लिए मतदान दल रवाना हो गए। 52 मतदान केंद्रों में 20 जनवरी को मतदान होना है। तो पोलिंग बूथों के लिए मतदान दल रवाना हो गए। धमतरी की यह तस्वीर 52 मतदान केंद्र में 20 जनवरी को यानी कि कल मतदान होने हैं। इधर मध्य प्रदेश में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है।
ये मामला मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का है। यहां आरोपी युवक ने पहले तो नाबालिग आदिवासी युवती से नाम बदलकर दोस्ती की। इसके बाद दोस्त के साथ मिलकर नाबालिग का गैंगरेप कर धर्म बदलने का दबाव उस पर बनाया। युवती के आरोपों के मुताबिक जब धर्म बदलने से उसने मना किया तो आरोपी उसे छोड़कर फरार हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी ने कलेक्टर बंगले के ठीक पीछे शासकीय भवन में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। वहीं इस पूरे मामले पर खंडवा के एसपी प्रकाश परिहार ने कहा कि नाबालिग युवती से गैंगरेप, धर्म परिवर्तन बंधक बनाकर रखने का मामला सामने आया है। कार्रवाई करते हुए हरसूद थाने में आरोपी और उसके सहयोगी के खिलाफ केस दर्ज किया। सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी की अभी भी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। लड़के ने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर बच्ची को वहाँ से बुलवाया खंडवा बुलवाने के बाद उसके सब शादी के कपड़े, जेवर जायदाद और उसका आधार कार्ड और कुछ पैसा बच्ची को यहाँ बुलवा के पूरी तैयारी करवा लड़की को सिटी कोतवाली में हमने दस्तयाब करा है। अब इस चेतावनी दे रहे हैं प्रशासन को आज के केस को देखते हुए कि पूरे खंडवा जिले में सभी थानों को आप तुरंत अलर्ट करें कि कोई भी नाबालिग बच्ची हिंदू समाज की यदि इस प्रकार से शिकार होती है तो 1 घंटे के अंदर FIR तुरंत लेके और पूरे थानों को पूरा सूचना उसकी फोटो सहित दें। थाना हरसूद में 363 की कायमी की गई है और कायमी के पश्चात वो लड़की दस्तयाब हुई तो लड़की ने अपने साथ बलात्कार की घटना, गैंगरेप की घटना होना बताया है। इस आधार पर लड़की को दस्तयाब करने के पश्चात लड़की के कथनों के आधार पर गैंगरेप की धारा, पॉक्सो एक्ट की धारा, SC ST एक्ट की धारा और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा में कायमी की गई है। बढ़ते हैं आगे। भारत के संविधान और नियमों को ताक पर रखकर सिर्फ आश्वासन के तले जेपी नगरी सुपर थर्मल पावर प्लांट की ओर से वन संरक्षण अधिनियम का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। एक तरफ भारत सरकार पर्यावरण को लेकर संजीदा है, वहीं दूसरी तरफ उद्योगपतियों की ओर से धनबल और पावर के दम पर संविधान और कानून का मजाक बनाने से भी बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला सीधी से सामने आया, जहां जेपी नगरी सुपर थर्मल पावर प्लांट की ओर से गोपद नदी में प्लांट की आवश्यकताओं के लिए पानी रोकने के लिए 2 मीटर डायवर्जन बियर निर्माण की स्वीकृत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रदाय की गई थी। लेकिन जेपी निगरी सुपर थर्मल पावर प्लांट की ओर से गोपद नदी में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत स्वीकृत की शर्त को न मानते हुए 13 मीटर ऊंचाई का विशाल डैम का निर्माण कर लिया गया। तो डैम कई सालों से बना हुआ है, लेकिन नियमों के संरक्षण के लिए वन विभाग की मौन स्वीकृति या फिर कहें अनदेखी यहां पर मिली हुई है। इसका पूरा जो परीक्षण है वो मैं करूंगा और पूरी स्थिति क्या है, जैसा आप बता रहे हैं जो कि हाइट जो है, जो बैराज है उसमें हाइट बढ़ाने की जो बात आप बता रहे हैं, तो इसका भी मैं पूरा तहकीकात करवाऊंगा और तदनुसार ही जो इसमें आवश्यक कार्रवाई है वो की जाएगी। और इस बीच खंडवा से बड़ी खबर आई है। ट्रेन से दुर्लभ प्रजाति के सफेद गिद्ध बरामद हुए हैं। वन विभाग और जीआरपी की ये बड़ी कार्रवाई, गिद्धों को ले जा रहा तस्कर गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी से महाराष्ट्र ये गिद्ध ले जाए जा रहे हैं। तो गिद्धों की तस्करी यहां पर की जा रही थी। ट्रेन से दुर्लभ प्रजाति के सफेद गिद्ध ये बरामद हुए हैं, जो अक्सर देखने में नहीं मिलते हैं। वो गिद्ध, सफेद गिद्ध जो लुप्त प्राय प्रजाति के हैं, यहां पर बहुत रेयर हैं, इनकी तस्करी की जा रही थी। तो ट्रेन से दुर्लभ प्रजाति के सफेद गिद्ध यहां पर बरामद किए गए। तो वन विभाग और जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई है, बड़ी कार्रवाई है। गिद्धों को ले जा रहा तस्कर गिरफ्तार कर दिया गया। बढ़ते आगे। उमरिया के हिस्ट्री शीटर शातिर बदमाश का आशियाना जमींदोज हो गया। बुलडोजर की मदद से अपराधी के आशियाने को मिट्टी में मिला दिया गया। नौरोजाबाद पुलिस ने हाल ही में लूट और डकैती के मामले में अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और इस अपराधी के खिलाफ हत्या, लूट, डकैती, मारपीट जैसे कई मामले दर्ज हैं। इधर मुंगेली के लोरमी में रह रहे बैगा आदिवासियों के साथ पिछले काफी समय से फर्जीवाड़ा हो रहा है। इलाके के बिचौलियों ने फर्जीवाड़े का नया तरीका निजात कर लिया। इनके द्वारा लगातार आदिवासियों को लालच देकर पिछले 3 सालों से उनका पर्चा और पासबुक जब्त कर लिया गया है। ये लोग फर्जी किसान बनकर लगातार सहकारी बैंकों से किसानों को होने वाले भुगतान की राशि हड़प रहे हैं। बैगा किसानों को धान का बोनस दूर समर्थन मूल्य की राशि भी नहीं मिलती। वहीं मामले की निष्पक्ष जांच हुई तो करोड़ों की गड़बड़ी के उजागर होने की संभावना है। तो आदिवासी किसानों का आरोप है कि उन्हें झूठ बोलकर उनसे पर्ची में बिचौलिए
राज कर रहे हैं। आरोपी ये भी कह रहे हैं कि लोरमी के जिला सहकारी बैंक में लाखों रुपए की फर्जी विड्रॉल फॉर्म भरकर लेन देन करके राशि आहरण किया जा रहा है, यानी कि निकाला जा रहे हैं पैसे। इसका फायदा बिचौलिए जमकर उठा रहे हैं। पर्ची पट्टा पासबुक काकर पास रखा है? अनिल पटेल के पास है। कितना दिन हो गए है? वो 3 साल हो गया। कुछ नहीं मिला थे। जितना पर्ची दिया है ना वो किसी को नहीं मिलता है शासन का। लगभग कितने किसान होंगे? 300 किसान है। आप इस बार धान बेचे हैं? नहीं बेचे हैं। अच्छा, आप लोग के नाम से कर्जा लिया है वो लोग। किसी का 70 है, किसी का 75 है, किसी का 80। और 2 बार नोटिस आया है हमारे पास कि पैसा पटाओ। और आप कर्जा नहीं लिए? हाँ, नहीं लिया है। कौन लिया कर्जा? भी कर्जा अनिल पटेल लिया है। हमको जानकारी में आया है कि बैगा आदिवासियों को जो किसान क्रेडिट शासन के छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा किसान न्याय योजना के अंतर्गत जो 10,000 रुपये प्रति एकड़ देने का जो काम किया जा रहा है उसको भी उनके द्वारा गबन किया जा रहा है व्यापारियों के द्वारा। ऐसी जानकारी आई है जिस बात को हमने एसडीएम महोदय को अवगत कराया है और इस उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित कर हमने सीएम साहब से भी मांगी है कि उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित कर उसकी जांच कराई जावे। उसमें हमारे द्वारा त्वरित जांच करके जो भी वस्तु स्थिति थी और जो चीज़ें वहां से बरामद हुई सब कुछ जब्त करके टीआई खुड़िया को आवश्यक कार्यवाही के लिए एफआईआर दर्ज करने के लिए नायब तहसीलदार ने निर्देशित कर दिया है। एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुआ है इसके बारे में जानकारी ली जाएगी। इधर महासमुंद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बागबाहरा नगर पालिका के सीएमओ और कर्मचारियों ने हड़ताल की है। एल्डरमैन के दुर्व्यवहार से परेशान होकर हड़ताल पर ये लोग बैठे हैं। एल्डरमैन से माफी मांगने की मांग यहां पर की गई है। तो महासमुंद की यह तस्वीर, एल्डरमैन से माफी मांगने की मांग यहां पर की गई। तो कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ यहां पर मोर्चा खोल दिया है कि माफी मांगो, काम उसके बाद ही शुरू होगा। इधर ग्वालियर चंबल संभाग में लगातार हो रहे रेत के अवैध खनन को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में एक जनहित याचिका फाइल की गई, जिसमें यह कहा गया कि भिंड जिले की सिंध नदी में लगातार रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। खनन करने की अनुमति केवल 6 फीट की है, लेकिन 200 फुट से ज्यादा गड्ढे रेत के खनन के लिए किए जा रहे हैं। इसकी वजह से नदियों में जलीय जीवों का अस्तित्व खतरे में, साथ ही शासन को एक बड़े राजस्व की हानि भी हो रही है। पुलिस प्रशासन ने चेक पोस्ट भी नहीं बनाए जिससे अवैध खनन करने वालों को पकड़ा जा सके। याचिका सुनने बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई अब आने वाले 21 जनवरी को तय की है। इधर बिलासपुर में सिविल लाइन इलाके में अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार में पुलिस की टीम ने छापेमारी की। पुलिस की टीम को देखकर हुक्का बार का संचालक फरार हो गया। पुलिस ने मैनेजर, वर्कर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो हुक्का बार में काफी सामग्री पकड़ी गई, कई लोग यहां पर पकड़े गए हैं। कई लोगों के खिलाफ पुलिस ने कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई भी की है। लगातार पुलिस जो है हुक्का बार चलाने वाले पे दबिश दे रही है और बार बार समझाइश के बाद भी कार्रवाई के बाद भी कल वलहल्ला रेस्टोरेंट में हुक्का पिलाने की शिकायत मिली थी, जिस पर सिविल लाइन पुलिस ने कार्रवाई की है। उसमें हुक्का बार जो चला रहे थे वो मैनेजर, संचालक और अन्य 4 वर्करों के खिलाफ पुलिस ने कोटपा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है और साथ ही उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। इधर एक्टर विक्की कौशल और एक्ट्रेस सारा अली खान इन दिनों फिल्म लुका छुपी 2 की शूटिंग के लिए इंदौर में मौजूद है। शूटिंग के वक्त थोड़ा सा समय निकालकर शूटिंग से एक्टर विक्की कौशल ने क्रिकेट में भी हाथ आजमाया। फिल्म लुका छुपी 2 की शूटिंग कर रहे एक्टर विक्की कौशल ने प्रोडक्शन टीम के साथ क्रिकेट मैच खेला। तो विक्की कौशल ने बैटिंग करते हुए खूब चौके छक्के जड़े। विक्की काफी देर तक मैदान पर डटे रहे। खबर बस्तर से, जहां पर जरूरतमंदों को पीएम आवास का लाभ दिलवाने के मामले में कांग्रेसी पार्षद पर लगे लाखों रुपए के घूस लेने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी ने इस कमीशन खोरी में बस्तर के एक सांसद और कांग्रेस जिला अध्यक्ष की मिलीभगत होने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि मामले को उजागर हुए 2 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस ने अब तक कांग्रेस के पार्षद पर एफआईआर दर्ज नहीं की और न ही पीड़ितों के पैसे वापस दिलाने के लिए पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई की। 47 की संख्या लगभग पीड़ित परिवार की है और ये पीड़ित परिवार आज यहाँ उपस्थित भी है। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का गड़बड़ घोटाला होने नहीं देगी।
हम अंतिम छोर तक जाएंगे। इस प्रजातंत्र मूल्यों पर कोविड नियमों का पालन करते हुए हम पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए किसी भी सीमा तक जाएंगे, चाहे वो स्वरूप आंदोलन का ही क्यों न करना पड़े हमें। और इसमें बहुत दूर तक के लोगों की संलिप्तता नजर आती है स्पष्ट रूप से, जो कि पार्षद के बयान पर भी इंगित करती है उसकी ओर।